हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हिंदी के लिए दूसरे चैनल पे जाकर के हिंदी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जिस पे जो है हिंदी के जो आर ओ के सिलेबस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपके मॉडल पेपर, उन दोनों को प्रॉपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसने दिया था? वर्नियर ने, मनुची ने, रॉल्फ फिच ने या फिर हॉकिंस ने? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रॉल्फ फिच ने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सिकरी ये दोनों शहर जो हैं वो लंदन से बड़े हैं। देखिए, रॉल्फ फिच जो अकबर के समय में आने वाला एक अंग्रेज यात्री था, ये भी याद रखिएगा। रॉल्फ फिच जो है वह एक अंग्रेजी यात्री था, ब्रिटिश यात्री था, जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था और इसी के द्वारा यह कहा गया था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े शहर हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या फिर महमूद गजनवी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। मूर देश वहाँ का, जैसे भारत में हम लोग इंडिया, वैश्विक स्तर पे इंडिया और यहाँ पे भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, वैसे ही जो मोरक्को है, मोरक्को देश का जो मूल नाम है वह मूर है। ठीक है, और इब्न बतूता जो है वह मूर का यात्री था, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह मूर देश का यात्री था, मूर अर्थात मोरक्को देश का। नेक्स्ट देखिए, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइशुंग ने, तुंग कुआन ने, यू केन बू ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी अगर हम बात करें, कन्नौज के जो पुष्यभूति वंश था उसका शासक था हर्षवर्धन, जिसने 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया था और इसी के दरबार में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और इसकी यात्रा वृत्तांत को सियुकी कहा जाता है। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को एक किताब में संकलित किया जिसे सियुकी के नाम से जाना जाता है। और ह्वेनसांग जो है यह लगभग 13 वर्षों तक भारत में रहा था। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और यह जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय वहाँ के जो हेड प्रधानाचार्य थे वो सीलभद्र थे। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल या फिर प्रधानाचार्य कौन थे, तो वो सीलभद्र थे। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, यह जो है एक भिक्षु था, इसे किसी शासक द्वारा नहीं भेजा गया था। यह स्वयं जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने, भारत क्या है उसे जानने के लिए यह भारत आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, जिस समय वहाँ के जो प्राचार्य थे वो सीलभद्र थे। या और इसकी यात्रा वृत्तांत को सियुकी में संकलित किया गया है। या कुछ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। लकुलिस लकुलिस जो है यह किस सिद्धांत के प्रतिपादक है? नागार्जुन, भद्रबाहुर और गोशाल। इसे जो है आप लोगों को सुमेलित करना है। अगर हम लकुलिस की बात करें, लकुलिस जो है यह पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। नागार्जुन द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया था। भद्रबाहु एक जैन मुनि थे। और गोशाल जो है, जिन्हें मखली पुत्र गोशाल, इनका पूरा नाम मखली पुत्र गोशाल है, इनके द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सही है, 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजस्नेयी, मैत्रायणी, तैतरीय या फिर काठ्य? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो है वाजस्नेय। ठीक है, देखिए यजुर्वेद की अगर हम बात करें, यजुर्वेद जो एक कर्मकांडीय वेद है जिसमें विभिन्न वेदों, यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। और यह वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है, और यह जो है 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल अगर हम बात करें मंत्रों का कितना संकलन है, तो 1990 मंत्रों का इसमें संकलन किया गया है। और इसके जो पुरोहित हैं
जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे उस पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। और यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, जिसकी शाखाएं भी हैं, जैसे कांडव हो गया, माध्यंतिका हो गई। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी 4 शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? कंठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी और तैतरीय। यह यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। डिरेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें जो है प्रदेशों की स्वायत्ता के लिए प्रावधान, द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। किसमें क्या किया गया था? जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या किया गया था, उससे जो है आपको सुमेलित करना है। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी, जिसके बाद कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो गई थी। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसकी अगर हम बात करें, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। इसी में जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात की गई थी और उन्हें जो है प्रांतीय स्वायत्ता या कह सकते हैं कि अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 इसका हो जाएगा आपका सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या किया गया था? इसमें प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा ये। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें, इसमें प्रदेशों की स्वायत्ता के लिए प्रावधान किया गया था, तो इसका हो जाएगा ये। देखिए, भारत सरकार ने 1919 में प्रांतों जो प्रांत हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। और 1935 के अधिनियम द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, उसको समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी और जो द्वैध शासन की व्यवस्था है वह केंद्र के साथ लागू की गई थी। ठीक है, तो 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था, यह आपको बताना है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रति रुख या फिर कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो थी, इसके गठन को लेकर के मतभेद हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चौरी चौरा किस जनपद में है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर या फिर महाराजगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोरखपुर जनपद में है चौरी चौरा, जहाँ पे 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के समय आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दिया, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मी जल करके राख हो गए थे, जिस कार्य चर्चा में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। जतिन दास आजीवन कारावास में, चंद्रशेखर आजाद भूख हड़ताल, भगत सिंह मुठभेड़ के दौरान, कल्पना दत्त फांसी। इसमें आपको बताना है कि किसे जो है किस तरह से मारा गया, किसकी मृत्यु जो है कैसे हुई थी, उससे आपको सुमेलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, जतिन दास की मृत्यु जेल में 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका भी हो जाएगा। जतिन दास जो है भूख हड़ताल। चंद्रशेखर आज़ाद, इन्हें जो है जो इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम बदल करके आज़ाद पार्क कर दिया गया है, वहाँ पे अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में यह मारे गए थे। और भगत सिंह की अगर हम बात करें, भगत सिंह को फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त यह आजीवन कारावास इनको दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे, अनंत पटवर्धन, जी.के. गोखले या फिर बी.जी. तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी.के. गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और यह कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी 1905 ईस्वी में। कहाँ पे की गई थी ये भी पूछ लेता, तो याद रखिएगा, पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। एलुसियन द्वीप यह कहाँ पे है और करमेंडेक, शुंडा, एस सैंडविच, इससे आपको सुमेलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, एलुसियन द्वीप जो है यह कहाँ पे है? एलुसियन द्वीप जो है आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में है। करमेंडक द्वीप की बात करें यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। शुंडागर्त यह कहाँ पे है? शुंडागर्त जो है यह है आपके हिंद महासागर में। और एस सैंडविच जो है यह दक्षिण अंध महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर कैल्शियम? यह भूपर्पटी की बात कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। देखिए भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के अगर आधार पर हम देखें तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन आता है जो लगभग 28% पाया जाता है। एल्यूमिनियम तीसरे स्थान पर है जो लगभग 8.13%। और लोहा पाँचवें स्थान पे है, 5% पाया जाता है। तो याद रखिएगा भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पे सिलिकॉन है, तीसरे स्थान पे एल्यूमिनियम और चौथे स्थान पर लोहा है। बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है? रिहंद नदी पर, सोन नदी पर, कन्हार नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाण सागर परियोजना जो है इसका निर्माण किया गया है सोन नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? भावर, बांगर, खादर या फिर खोंडोलाइट? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगा मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जहाँ पे वर्तमान समय में जो बाढ़ आती है, बाढ़ का जल जहाँ पे प्रवेश नहीं करता है उसे बांगर कहा जाता है। और बाढ़ का जल जहाँ पे प्रवेश करता है, जहाँ पे हर वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है, उसे खादर कहा जाता है। और पुरानी बाढ़ वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली या फिर पुदुचेरी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें तो 35.67% यहाँ पे नगरीकरण हुआ है। और सबसे अधिक अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ पे हुआ है तो वो हुआ है आपके लक्षद्वीप में हुआ है, लगभग 78% नगरीकरण हुआ है। दूसरे स्थान पे पुदुचेरी आता है, तीसरे स्थान पे आता है दादर नागर हवेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे कम नगरीकरण है अंडमान निकोबार में और सबसे अधिक नगरीकरण है लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में या फिर बहराइच में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रावस्ती में। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे कम साक्षरता जो महिलाओं की साक्षरता दर है उसमें श्रावस्ती जिला जो है पहले स्थान पे है। सबसे कम साक्षरता यहाँ पे है 34.8%। दूसरे स्थान पे बलरामपुर आता है जहाँ की साक्षरता जो है 38.43% है। तीसरे स्थान पे बहराइच है जहाँ पे महिला साक्षरता 39% है। चौथे स्थान पे आपका रामपुर जहाँ पे महिला साक्षरता 44.5% है, 44.45%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार या फिर गन्ना? इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार जो है ये आपका नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली, गन्ना ये सभी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम फसलों में बात करें, प्रमुख रूप से जो खाद्यान्न फसल जिसमें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, दलहन ये सब आते हैं। और नकदी फसलों में जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास, आलू, चाय ये सभी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? इंटरनेट बैंकिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, बैंक में बचत खाता के लिए या बैंक में चालू खाता के लिए? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टिक मनी जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसके लिए प्लास्टिक मनी का प्रयोग किया जाता है और स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति की जो दरें हैं वह थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई।
और ये आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। और यह सरकार का वित्तीय मामलों में सलाहकार अभिकर्ता भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1991, 1995, 2000 या 1993? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993 में। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो कथन दिए गए, इसमें कथन और कारण आपको बताना है कि कौन सही है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और हर एक ही सही व्याख्या करता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 7वीं में या फिर 8वीं में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 सूची, जिसे 7वीं अनुसूची में जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें केंद्रीय सूची है, दूसरे में राज्य और तीसरे में समवर्ती सूची। 3 सूचियों का बात किया गया है, जिसमें केंद्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 7वीं सूची के तहत संघ सूची या केंद्रीय सूची के अंतर्गत 100 से अधिक विषय शामिल हैं, और राज्य सूची के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 61 विषय शामिल हैं, और समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 52 विषय हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 43A? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A में। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43A में, ठीक है, याद रखिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है, एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, एक एकात्मक राज्य घोषित करता है या फिर एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में कहा गया है, जिसके अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात राज्यों का संघ जो है यह प्रावधान किया गया है। और इसी में कहा गया इंडिया, जो कि भारत है, ठीक है। जो वर्तमान समय में भारत और इंडिया को लेकर के विवाद चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया को हटा दिया जाएगा या भारत को प्रमोट किया जाएगा, इंडिया को जो है संविधान से हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें साफ साफ ये कहा गया है इंडिया जो कि भारत है, अर्थात इंडिया भी वही है जो भारत है, ठीक है। हाँ, बशर्ते ये है कि वर्तमान समय में भारत को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, तो यही है और कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो या फिर क्षय रोग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षय रोग। यह जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, जबकि खसरा, पोलियो, रेबीज ये सभी जो है वायरल जनित रोग है, और क्षय रोग अर्थात टीबी जो है यह जीवाणु से होने वाला रोग है। और इसे यह होता किससे है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा जो है यह रोग फैलता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44, 42? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे पूछा है क्रोमोसोम की संख्या, अगर जोड़ी पूछता तब कितना होता? तब हो जाता आपका 23, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 46। नेक्स्ट देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, अमोनिकल नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, यूरिया में नाइट्रोजन जो है वह एमाइड के रूप में पाया जाता है। देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है जो दाने के रूप में पाया जाता है, और इसके साथ अमोनियम नाइट्रेट भी मिला रहता है, और इसीलिए इसके मिश्रण को यूरिया अमोनियम नाइट्रेट या UAN कहा जाता है, ठीक है। और इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछ ले तो भी वो भी याद रखिएगा, CONH2 का होल ट्वाइस है, ठीक है, CONH2 का होल ट्वाइस, यह जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दूध का दही में परिवर्तन जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है, और इसमें जो बैक्टीरिया पाई जाती है
वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती है जो दूध को दही में लैक्टोबैसिलस बुलेरिया बैक्टीरिया से जो है दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मीथेन के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, सासंजक बल, अपकेंद्रीय बल या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। मथने के पश्चात जो दूध को मथा जाता है उसके बाद दूध से क्रीम अलग हो जाता है, इसका जो मुख्य कार्य है वो है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय मतलब होता है जो दूर जाता है, जैसे इससे दूर जा रहा है तो इस पर अपकेंद्रीय बल लग रहा है, और अगर इसके पास आ रहा है तो इसके अंतर्गत क्या लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, दूर जाने पर अपकेंद्रीय बल और पास आने पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो दूध मथने पर जो क्रीम या मलाई अलग होती है उस पर जो कार्य करता है वह अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें, और हिंदी के लिए दूसरे चैनल पे विजिट करके वो जो है हिंदी को अच्छे से प्रॉपर आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।